नमस्कार दोस्तों। यूं तो लोकसभा चुनाव में अभी करीब करीब 7 महीने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले 2 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान बहुत अहम है। बीजेपी के लिहाज से देखें तो एमपी और राजस्थान सबसे अहम है। उसकी वजह है एमपी और राजस्थान में 54 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 में इनमें से 52 सीटें बीजेपी को मिली थी। एनडीए की बात करें तो 53 सीटें। और एमपी और राजस्थान बीजेपी के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि एमपी में तो उनकी सरकार है और राजस्थान में बीजेपी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी या वो रिवाज हर 5 साल में सरकार बदलने का शायद उन्हें जीत मिला। लेकिन इन दोनों राज्यों में जिस ढंग से बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में तमाम तरह के अंतर कलह की खबरें आ रही है, उसके बीच उठापटक के बीच वसुंधरा की नाराजगी, शिवराज का एकला चलोरे वाला कैंपेन, और उसके बीच कल खबर आई जो आपने देखा होगा कल देर शाम कि बीजेपी के 7 दिग्गज, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री और बाकी भी 4 सांसद, चुनाव मैदान में उनके नाम जाहिर कर दिए गए और बीजेपी की तरफ से उनकी लिस्ट जारी हो गई। अब वहीं से 2-3 खबरें और आने लगी कि कहीं बीजेपी नेतृत्व का मकसद शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाना तो नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का नाम अभी तक दूसरी लिस्ट में आया नहीं। बीजेपी की 2 लिस्ट आ चुकी, 39 उम्मीदवारों की, यानी 78 लोगों की लिस्ट आ चुकी है। शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देने वाले वो चेहरे जो खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते रहे हैं, उनमें से 3-4 चेहरे चुनाव मैदान में केंद्रीय राजनीति से भेज दिए गए। उनके ट्वीट, उनके बयान ऐसे लग रहे हैं जैसे अनमनस्क ढंग से उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया गया, या मोदी जी का आदेश हुआ कि अब आपको जाना है अपने प्रदेश, खुद जीतिए, आसपास की 10-20 सीटें जिताइए। इस आदेश के साथ उन सब के नाम का इजहार और इन सब के बीच मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर बीजेपी की चिंताएं, उन चिंताओं के बीच ये आकलन और अनुमान कि उन 2 राज्यों में क्या हो सकता है, जब बीजेपी की अंदरूनी राजनीति अंतरकलह बहुत तरह के संकेत और संदेश दे रही है। राजस्थान की बात करें, वसुंधरा राजे राजस्थान में सबसे बड़ी शख्सियत है, बीजेपी की सबसे बड़ा चेहरा, लेकिन वसुंधरा राजे को किनारे लगातार किया जाता रहा, किसी से बात छिपी नहीं है। वसुंधरा राजे कई जगह पार्टी के फोरम पर, मोर्चे पर, परिवर्तन यात्रा में दिखती हैं, फिर गायब हो जाती है, फिर दिल्ली आती है। वसुंधरा की नाराजगी के बीच कई वहां भी बीजेपी के जो दिल्ली से गए हुए नेता हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, वो अलग अलग सभाओं में दिखते हैं और उनकी दावेदारी की भी चर्चा। इस बीच कहा यह जा रहा है कि जैसे राजस्थान में 7 सांसदों को, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, मैदान में उतारा गया, मुमकिन है कि, माफ करें, मध्य प्रदेश में उतारा गया है, मुमकिन है जब राजस्थान की लिस्ट आए उसमें से 3-4-5 नाम ऐसे ही हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे अश्विनी वैष्णव हो, यहां तक कि स्पीकर का भी नाम आता है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये डर, बेचैनी, चिंता क्या वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी, अमित शाह और जेपी नड्डा, जिनका संगठन पर जोर है, इस तरह के दांव चल रहे हैं, जिसको आप डर भी कह सकते हैं, बेचैनी भी कह सकते हैं, कहीं ये भी कि कोई दांव खाली ना जाए। मेरे हाथ में जैसे देखिए एक आधा ग्लास है। अब इसकी 2 तरह से व्याख्या होती है। कुछ लोग कहते हैं आधा खाली है, कुछ लोग कहते हैं आधा भरा है। तो ऐसी व्याख्या मध्य प्रदेश को लेकर हो रही है कि बीजेपी का तरीका है या प्रधानमंत्री मोदी का तरीका है, हर तरह के दांव चलते हैं, कोई ऐसी गुंजाइश न हो कोई भी सीट हारने की, इसलिए ऐसी बिसात बिछाई गई कि 7 केंद्रीय नेताओं को या दिल्ली से जो सांसद मंत्री थे उन्हें भेजा गया। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी है क्या? इसी को समझने के लिए कई मेहमान हैं हमारे साथ, चलते मेहमानों के पास और समझेंगे कि क्या मतलब है बीजेपी और बीजेपी की तरफ से भेजे गए वो चेहरे, शिवराज को लेकर जो कयास और अनुमान है, जिसमें आज कुछ ऐसी अफवाहें भी उड़ी कि हो सकता है शिवराज सिंह का टिकट ही काट दिया जाए बुधनी से, जो सीहोर उनका गृह जिला है, वहां से वो लगातार 4 या 5 बार के विधायक हैं। कहीं ये भी मुमकिन हो सकता है क्या? इसी को समझेंगे। 3 खास मेहमान स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, करीब 3 दशकों का उनका अनुभव है, और अशोक वानखेड़े से लगातार आप हमारे चैनल पर चर्चा सुनते रहे। स्क्रीन पर देख रहे हैं अनिल शर्मा जी हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, राजस्थान की राजनीति को बारीकी से 25-30 सालों से जानते हैं। तीसरे मेहमान राकेश अचल जी ग्वालियर से जुड़े हैं, बस जुड़ने वाले हैं, किसी वजह से शायद वो फ्रेम से आउट हुए। सबसे पहले हम अशोक आप ही से शुरू करेंगे, उसके बाद अनिल जी आएंगे। जब दोपहर में हम अशोक बात कर रहे थे, तब ये बात कर रहे थे कि ये क्या है कि बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों को, जो अलग अलग इलाकों के दिग्गज माने जाते हैं, उसमें से 33 साल
से विधानसभा चुनाव न लड़ने वाले फग्गन सिंह कुलस्ते हो, या 15 साल से विधानसभा चुनाव न लड़ने वाले नरेंद्र सिंह तोमर हो, या 5 बार के सांसद हो प्रफुल्ल क्या नाम है भूल गया पटेल साहब, जिन्होंने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा विधानसभा के, वो प्रहलाद सिंह पटेल, माफ करिए, प्रहलाद सिंह पटेल हो जिन्होंने कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। तो ऐसे लोगों को उतारने का मतलब हमने दोपहर में बात की। लेकिन इसी बीच अशोक, इस तरह के कयास भी लगाए जाने लगे कि हो सकता है शिवराज सिंह को टिकट न दिया जाए, या शिवराज सिंह चौहान को चेहरा तो उस तरह से घोषित नहीं किया गया है, हो सकता है उन्हें कहा जाए प्रचार करिए, हो सकता है उनका केंद्रीय राजनीति में लाने का कोई इरादा हो। तो क्या इस तरह के कयास, अनुमान, आकलन में कोई बात दिखती है? तब हम राजस्थान और बाकी जगह जाएंगे। अशोक। अजीत जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही थी, और ये कयास लगी रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अब क्लियर हो गई है कि जो अभी आखिरी आज कैबिनेट मीटिंग हुई आज मध्य प्रदेश में, और शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मीटिंग का एक वीडियो मार्केट में लीक हुआ है, उसमें उन्होंने सभी अधिकारियों को और मंत्रियों को पूरा कार्यकाल में साथ देने के लिए धन्यवाद अदा किया। क्या ये विदाई का भाषण था? सवाल यह है। क्या ये आखिरी कैबिनेट थी? सवाल ये है। क्या शिवराज को टिकट काटने जा रहे हैं? ये बात है, क्योंकि शिवराज सिंह का टिकट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। जनरली पहले लिस्ट में हो जाता है, लेकिन हम ये माने कि ये लिस्ट यदि हारने वाली सीट पे या जिस सीट पे कभी जीते नहीं ऐसी होगी, उसमें होगा। लेकिन जिस हिसाब से लोगों को उतारा गया, खासकर प्रहलाद पटेल का जो नाम आया, उस प्रहलाद पटेल का तो सीट, जिस सीट पे उनको उतारा गया वहां तो ऑलरेडी 19-20 हजार से वो सीट जीतती आ रही है। उन्हीं के भाई के पास सीट थी, उन्हीं के रिलेशन में जो लोग थे उन्हीं के पास थी, बीजेपी की सीट थी। ऐसा तो नहीं कि वो सीट जैसा कैलाश को एक कांग्रेस के सीट से उतारा गया कि भाई ये कांग्रेस जीत रही है, यहाँ आपको सीट ये कांग्रेस से हत्या नहीं है, ऐसे के लिए तो नहीं उतारा गया आपको। तो प्रहलाद पटेल को लाना, इसका मतलब क्या लोधी को एक उमा भारती को मैसेज देना है? ये आप यदि ज्यादा आवाज करोगी तो हमारे पास एक लोधी उम्मीदवार है जो आपकी काट है। और प्रहलाद जो ये है पटेल है, ये उमा भारती का ही प्रोडक्ट है, उमा के ही खास है, उमा के ही साथ रहते थे, उमा ने ही उनको ग्रूम किया है। ये उमा जी के साथ उनके पार्टी में भी गए, वापस आ गए, लेकिन उसके बाद अमित शाह जी से इनकी नजदीकियां बढ़ी तो आज वो दावेदार हो गए। तोमर साहब को इसलिए लाया गया कि पूरा जो क्षेत्र है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, वो पूरा क्षेत्र कमजोर पड़ा है। सिंधिया तो आ गए, उस क्षेत्र में कांग्रेस ने 20-25 सीटें जीती थी पिछले विधानसभा चुनाव में, सिंधिया तो उन सीटों को लेके आ गए। इसका मतलब सिंधिया लायबिलिटी लेके आ गए, एसेट वहीं छोड़ा है, क्योंकि उसके बाद जितने उपचुनाव हुए, उसके बाद जितने मेयर के चुनाव हुए, लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, वहां कांग्रेस जीती, सिंधिया का भी सुपड़ा साफ हो गया। सिंधिया के आने की वजह से जो बीजेपी का पुराना वजूद था वो भी खतरे में आ गया। तो क्या उसको वापस रिटर्न करने के लिए तोमर साहब को उतारा है कि तोमर जी आप उतारिए, आप जरा देखिए, ख्याल रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ओबीसी के जगह आपको ओबीसी नेता ही लाना पड़ेगा। आप किसी सवर्ण, ठाकुर या ब्राह्मण को लाओगे तो आपका इक्वेशन बिगड़ेगा। 2024 में ओबीसी एक बड़ी तादाद है। मध्य प्रदेश में ओबीसी का करीब करीब 48 से 50% ओबीसी मतदाता है। लोधी 50-60 सीटों पे इंपैक्ट करती है उमा भारती, जो लोधी का वोट माना जाता है। यदि उमा जी के सामने प्रहलाद पटेल को लाया तो यकीनन ये बड़ी बात होगी, क्योंकि उमा जी जिस हिसाब से रोज विद्रोही तेवर अटका रही है और जो जिस हिसाब से बोल रही है, तो आने वाले समय में मुझे ये गुरु शिष्य आमने सामने आते हुए दिखाई देंगे, उमा भारती वर्सेस प्रहलाद पटेल। ऐसी कई चीजें देखने को मिलती है। लेकिन एक बात आज कैबिनेट में जो बोला है शिवराज जी ने, उससे एक बात तय हुई कि शिवराज जी ने भी अब ये माना है कि उनकी इनिंग खत्म हो गई है। उन्होंने बाकायदा धन्यवाद ज्ञापन किया, आज सबको धन्यवाद कहा, अधिकारियों को, मंत्रियों को। क्या ये आखिरी कैबिनेट है? शायद अभी 3-4 दिनों के बाद, यदि 5-6 तारीख तक यदि आचार संहिता होती तो ये आखिरी कैबिनेट होगी। ऐसे में उनको ये भी पता है कि शायद उनको टिकट नहीं मिला या उनको मैसेज दिया गया होगा। कैलाश जी को तो ये बोला गया था कि उनको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने जा रहे हैं और मना नहीं करेंगे। कैलाश जी ने कहा कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन मना करेगा, लेकिन उनको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंदौर नंबर 1 से मिली। अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको भी निपटाने का एक षड्यंत्र है, क्योंकि कैलाश जी आएंगे तो कैलाश जी के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, उधर बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, इधर वो जो संजय शुक्ला है वो भी पूरी ताकत से लगा हुआ है। और ऐसे कई लोग हैं जो अब कैलाश जी से निजात पाना चाहते हैं मध्य प्रदेश, इंदौर में, मध्य प्रदेश में। वो सब मिलकर यदि संजय को ताकत दे तो हो सकता है, सिर्फ कैलाश जी को एक जगह है जहां कैलाश जी बच सकते हैं,
वो है दिग्विजय सिंह। सुनिए यदि वो अशोक अपने जी, पुराने उस पर हम मित्र वापस दिग्विजय सिंह से लौटते हैं, कोई उस मदद पर हम ले वापस तो वहां से कुछ हो सकता है। उस पर हम वापस लौटते हैं। एक बार हम जरा लार्जर शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा पर बात कर ले, फिर वापस लौटते हैं। अनिल शर्मा जी, अगर हम राजस्थान की बात करें, जैसे मध्य प्रदेश में ये लगातार ये चर्चा अब शुरू हो गई है, जब केंद्रीय नेतृत्व का ये फैसला हुआ 7 सांसदों और मंत्रियों का को भेजने का। वसुंधरा को लेकर पहले से ही लगातार है कि वसुंधरा को किनारे लगा दिया गया है। कई सालों से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से उनकी दूरियां सार्वजनिक तौर पर हैं। परिवर्तन यात्राओं के दौरान जिस ढंग से वसुंधरा राजे की भूमिका रही, शुरुआती 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दिखी, उसके बाद गायब दिल्ली में 10 दिन तक रही। तो क्या वसुंधरा को जानबूझकर बीजेपी ने तय कर लिया है कि अब उनको कहीं हमको सेंटर में बिल्कुल नहीं रखना है, और जिस ढंग से गजेंद्र सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव या जो बाकी कुछ और नेता, जिसमें मेघवाल भी शामिल है, ओम बिरला का भी जिक्र आता है, कुछ और वैकल्पिक इंतजाम किए, उसके पीछे कोई डर है, या ये जो धींगा मुश्ती हो रही है ये इससे बीजेपी किसी नई मुसीबत में है, क्या वजह है? अजीत जी, मैं आपको बताऊं, वसुंधरा जी का जो है, एक बात तो मैं क्लियर कर देता हूं, वो पैन स्टेट लीडर है। आप देखिए, पूरा वो स्टेट, राजस्थान स्टेट उनको पहचानता है। जितने भी आपने नाम लिए, या बीजेपी में और भी जो नेता हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर हैं। पहले तो एक अंतर समझना जरूरी है। पहले अपन ये समझ लें वसुंधरा जी हैं क्या। वसुंधरा जी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन राजस्थान, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी में वो मास लीडर हैं, कारिज्मेटिक लीडर हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट, पूरा स्टेट उनको पहचानता है। बाकी जितने भी नेता हैं जिनका आप नाम लेंगे या मैं नाम लूंगा, वो नेता वो हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा बाहर निकल जाते हैं तो जीत नहीं पाते चुनाव। अब इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया वसुंधरा जी को हटाने का, ये मेरे को भी बड़ा अचंभित करता है अजीत जी, अगर आप देखें तो। क्योंकि वसुंधरा इनको इजीली, अब मुझे लग रहा है कि कल जो स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर की, जो उन्होंने यह स्पीच दी, उसमें मुझे कुछ ऐसा लगा कि उन्होंने वसुंधरा जी की तरफ ना तो ज्यादा देखा, ना उनसे ज्यादा बात करी, शायद 1-2 मिनट ज्यादा बात नहीं करी होगी, और ना अपने भाषण में नाम लिया, ना उनकी जो उस टाइम की अशोक गहलोत गवर्नमेंट से पहले जो उनकी योजनाएं थी उनका कहीं नाम लिया। तो मुझे लगता है कि एक इशारा उन्होंने करा कि वसुंधरा जी मेरे स्कीम ऑफ थिंग्स में अब नहीं है। कल एक क्लैरिटी सी लगी कि अब उनके प्राइम मिनिस्टर की स्कीम ऑफ थिंग्स में वो नहीं है। इसका कारण क्या है? मैं ज्यादा मानता हूं ईगो क्लैश है ये। क्योंकि मैंने अजीत एक चीज पाया, अगर मैं गलती भी नहीं हूं, अशोक जी मुझे करेक्ट करेंगे, शायद वसुंधरा जी सीनियर हैं नरेंद्र मोदी से इन पॉलिटिक्स, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्टेट मिनिस्टर भी रही थी यूनियन कैबिनेट में। और मोदी जी के खासियत आप देखें अजीत जी, तो वो अपने सीनियर से कंफर्टेबल नहीं रहते, ये मेरा मानना है। तो धीमे धीमे वो सीनियर्स को साइड में करते जा रहे हैं। अब रही बात कि अगर वसुंधरा जी नहीं तो कौन? आपने कई नाम तो ले लिए, 2-3 नाम मैं और जोड़ देता हूं। राजेंद्र राठौड़ हैं जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, या आप देखें तो आपने 3 नाम लिए, उसके अलावा बालकनाथ हैं जो अलवर से सांसद हैं। पर मेरे को ये लगता है अजीत जी कि जैसा एमपी में लिस्ट डिक्लेयर हुई, राजस्थान में भी डिक्लेयर नहीं हुई है, पर यहां पर भी हल्ला पॉलिटिकल सर्कल्स में यही है कि कई सांसदों को एमएलए का चुनाव लड़ाया जाएगा। क्योंकि बीजेपी की पोजीशन जो 8 महीने पहले होती थी, वो आज की तारीख में राजस्थान में नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा 2 चीज है। एक तो अशोक गहलोत की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, और दूसरा वसुंधरा जी को किनारा करना। इसकी वजह से कांग्रेस ने गेन करा, और कांग्रेस आज, मेरे से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज किसको है, तो मैं बोलता हूं आज की तारीख में नेक टू नेक फाइट है, बट एज कांग्रेस को है, इन 2 कारणों से। तो आप सबसे बड़ी नेता को अपनी साइड में कर दें, और आप फेसलेस चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब आप कोई फेस नहीं है मेरे पास में, और मैं चुनाव जो है वो हम पूरा का पूरा एक यूनिटी में लड़ेंगे, और चेहरा होंगे मोदी जी। तो क्या लेकिन ये बताइए, जैसे स्क्रीन पर मैंने उनका बयान दिखाया जो परसों वसुंधरा ने बयान दिया प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के ठीक 1 दिन पहले, कि मैं राजस्थान छोड़ने वाली नहीं हूं। इस तरह का बयान कुछ महीने पहले भी उनका आया था, किसी भीड़ में वीडियो वायरल हुआ था। तो बार बार वसुंधरा ये भी तो कह रही कि हम पिच से पीछे हटने को तैयार नहीं है, हम दिल्ली की राजनीति में आने को तैयार नहीं, कहने को उपाध्यक्ष हैं। तो एक तरफ वसुंधरा का वहां अंगद के पांव की तरह पैर जमा कर बैठे रहना, और दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उन्हें किनारे करना या उन्हें दरकिनार करना, तो ये तो बीजेपी के लिए मुसीबत ही होगी। बिल्कुल अजीत जी, बिल्कुल मुसीबत छोटी नहीं, मैं आपको बताऊं बड़ी मुसीबत होगी। मेरा मानना यह है कि अभी जो हमारे सूत्र बताते हैं वो बड़ा टिपिकल सा केस है।
वो कहते हैं शायद वसुंधरा जी को ये एमपी का चुनाव लड़वाना चाहते हैं और इनके बेटे दुष्यंत जो भी एमपी हैं उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाना चाहते हैं और वसुंधरा जी को कैबिनेट में लेना चाहते हैं। पर ये सब कयास हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। क्या वसुंधरा जी इसके लिए मानेंगी? मेरा मानना है स्टेटमेंट जो आपने स्टेटमेंट अभी दिखाया, जो बोला, जो परसों यहाँ एक रक्षा सूत्र का कार्यक्रम था जिसमें महिलाओं को बुलाया गया था, मैं बताता हूँ ऐसी भीड़ मैंने नहीं देखी थी जितनी भीड़ उस दिन उनके घर पे थी। उससे ही पता लगता है वो कितनी पॉपुलर लीडर हैं। उसी के बीच में उन्होंने कहा था कि मैं राजस्थान छोड़ने वाली नहीं हूं और मैं आपके बीच में ही रहूंगी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्या वो पार्टी को चैलेंज कर रही हैं? अगर चैलेंज भी कर रही हैं और बीजेपी नहीं भी छोड़ती हैं और वसुंधरा जी कैनवेसिंग के लिए नहीं जाती हैं अजीत जी, मेरा मानना है कि राजस्थान में बीजेपी को नुकसान होगा। ये बात पक्की है। अब आप इसको 15 सीट बोले, 20 सीट बोले, नंबर कुछ भी निकाल लें, पर उस नंबर को आपको डबल करना पड़ेगा ना। फिर अगर 20 है तो मतलब 40 सीट का नुकसान हुआ इन टोटल, तो कांग्रेस की तरफ चली जाएंगी वो। तो मुझे लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं वसुंधरा जी के साथ करके अपने लिए राजस्थान का बना बनाया खेल को बिगाड़ रही है। भाई लेकिन बात ये भी है ना अनिल शर्मा जी, अशोक जी आ रहा हूं आपका, बात ये भी है कि ये बात अगर आप समझ रहे हैं तो बीजेपी के जो अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं और मोदी जी हैं, जिनका काम ही मुख्य तौर पर चुनाव लड़ना है और चुनाव के लिए 2400 घंटे और 365 दिन काम करना है, क्या वो नहीं समझ पा रहे हैं? या सिर्फ ईगो है कि हम वसुंधरा को हम सेंटर स्टेज पर नहीं लाएंगे, चाहे जो होना है हो जाए, जो खामियाजा भुगतना है भुगत ले, और उसके लिए अश्विनी वैष्णव से लेकर और गजेंद्र सिंह शेखावत और ये तमाम लोग वहां मैदान में दिख रहे हैं। ये आपने बिल्कुल लास्ट पॉइंट जो बोला जी जी, वो बिल्कुल स्पॉट ऑन है कि ये ईगो क्लैश है कि ये हमें कुछ दिखाना। और आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं, टाइम हो जी, आप जितने भी प्रोग्राम हुए वसुंधरा राजे के राजस्थान में, अशोक जी को भी काफी नॉलेज है, जितने भी प्रोग्राम वसुंधरा राजे ने करे, धार्मिक करे हों चाहे वैसे करे हों, उसमें आप देखिए उसमें जो भीड़ आती थी वो परिवर्तन यात्रा में बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि यहां पे परिवर्तन यात्रा हुई वो 4 जगहों से हुई, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और चारों में वसुंधरा जी थी लॉन्च सेरेमनी में। कुछ किलोमीटर चलती भी थी, आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला। उसके बाद वो दिल्ली चली गई, वो कह रही हैं कि मेरी बहू बीमार है। और उनके साथ एक फायदा और था बीजेपी को, क्योंकि उनकी बहू जो है दुष्यंत की वाइफ, वो गुर्जर हैं, तो उनको वोट मिलना, खुद की शादी जाटों में हुई थी। धौलपुर जो है वो जाट राजा हुआ करते थे वहां के। तो आप देखिए उनको फायदा बहुत था कास्ट कॉम्बिनेशन का। आप उनको अपने ईगो की वजह से, आपने बिल्कुल सही चीज बोली, ईगो की वजह से अगर उनको हटाना चाहते हैं, आपको इसका नुकसान शर्तिया उठाना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कहीं ने नहीं उठाना पड़े। अगर अपन बात भी करें, अभी आप खैर आगे क्वेश्चन पूछेंगे उस टाइम में कर लूंगा, पर मेरा मानना है अजीत जी जो आपने भी क्वेश्चन पूछा, शर्तिया बीजेपी को नुकसान होगा। क्या उनके समझ में नहीं आ रहा? हमारे सुनने में यह आता है कि उन्होंने अपना सर्वे कराया है जिसमें उन्होंने पाया कि अगर बिना वसुंधरा के हम चुनाव लड़ते हैं तो हम 105 से 115 सीट ला सकते हैं। अगर वसुंधरा जी को हम लाते हैं तो हमारी सीट 130 हो जाती है, 140 हो जाती है। पर वो ये नहीं समझ पा रहे कि आप 105 प्लस माइनस, अब ये जो वसुंधरा जी की 30 सीट आप ऐड कर रहे हो या 25 सीट ऐड कर रहे हो, तो आपको टोटल मिला के 50 सीट का नुकसान होगा। कहीं ना कहीं मैथमेटिकल भी गड़बड़ है ईगो क्लैश में, उनकी मैथमेटिक्स भी वीक हो गई जो दिल्ली बैठे हैं। मुझे तो अजीत जी ये भी समझ में आ रहा है। एक तो आपका ये आकलन, दूसरी तरफ ये चर्चा या कयास कि 3-4 केंद्रीय मंत्री सांसद वैसे ही राजस्थान भेजे जा सकते हैं जैसे 7 भेजे गए एमपी में। अब ये जैसे ही खबर आएगी वो पता चलेगा। अशोक, जो मैं आज ट्वीट देख रहा था कुछ लोगों का, जैसे गणेश सिंह जो सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि बीजेपी केंद्रीय कार्यालय द्वारा सोमवार देर रात, स्क्रीन पर दिख रहा है, एमपी विधानसभा चुनाव को ध्यान रखते हुए विधानसभा प्रत्याशियों की जो सूची जारी की गई उसमें मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता का नाम भी सतना विधानसभा से आया है। कुछ इसी तरह की बात प्रहलाद सिंह पटेल की भी है कि विधानसभा चुनाव का अवसर देने के लिए भारतीय संसदीय बोर्ड के सभी नेताओं का हार्दिक आभार। मैं जो 5 बार का सांसद रहा हूं, 4 बार का सांसद रहा हूं, जिसके करियर में विधानसभा चुनाव लड़े बगैर 5 बार का सांसद रहा और केंद्रीय मंत्री रहा, वो लिख रहा आभार कि आपने हमें विधानसभा चुनाव के लायक समझा। तो ये लगता है ऐसा धक्का दे के यहां से भेज दिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर का एक वीडियो देख रहा था, आज तक की टीम उनसे बात कर रही है, चैनल का रिपोर्टर को बार बार पूछ रहा है, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, एकदम दुखी मन से जाके गाड़ी में बैठ गए। नहीं तो कहते हैं कि हम जा रहे हैं हराने के लिए और हम मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता वापस लाएंगे, 150 सीट लाएंगे, कुछ भी बोलते। तो ऐसा लगता है कि जबरन भेजा गया और इसका असर कुछ और हो सकता है।
और डर तो वजह है ही, चुनौती और डर। बिल्कुल, जो गए हैं वो भी डर के मारे गए हैं, वो भी उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वहां जाके करे क्या। वो इतनी इजी सीटें नहीं है जहां गए हैं। प्रहलाद पटेल छोड़ा तो बाकी सब डिफिकल्टी में मैं बता रहा हूं आपको। जो रीति पाठक को जो सीट पे उतारा है उन्होंने, जहां वो पेशाब कांड, सीधी कांड, वो जो पेशाब कांड के जो जिनका टिकट काटा है वो इतना कद्दावर है, वो जीतने नहीं देगा इसको। अभी विद्रोह की खबरें आ रही है। और एक ब्रेकिंग न्यूज अभी और मैं बता देता हूं, कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र आकाश विजयवर्गीय जो 3 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक है, उन्होंने जेपी नड्डा को पत्र लिख के कहा कि इस बार मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। क्योंकि मुझे लगता है कि कैलाश जी को ये पता बता दिया गया होगा कि टिकट सिर्फ आपको दिया गया, आपके बेटे को नहीं। तो बेटे का टिकट कटने से जो बेइज्जती होगी, इससे अच्छा ही शहादत करो और कहो कि एक घर में 2 नहीं, हम खुद ही टिकट नहीं लेना चाहते। मिल ही नहीं रहा तो बात अलग है। तो वो पत्र अभी अभी रिलीज हुआ है 5 मिनट पहले। लेकिन कुल मिलाकर ये बात मैं जो बार बार कह रहा हूं, इनके पास माल नहीं है गाड़ी, मतलब अब इनके पास जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं है। इन्होंने हमेशा ऊपर से थापे। और राजस्थान पे मैं थोड़ा एक बता दूं कि ये जो उमा जी का, वसुंधरा जी का जो भक्ति प्रदर्शन था, उस भक्ति प्रदर्शन में इतनी जबरदस्त शक्ति थी कि कोई भी बता देगा कि उमा जी के बगैर, वसुंधरा जी के बगैर ठोर नहीं है। लेकिन आपने कहा कि ईगो से भी ज्यादा डर है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समकक्ष जो मुख्यमंत्री थे, उसमें शिवराज और वसुंधरा राजे यही अब एक रह गए हैं, बाकी बचे हुए। रमन सिंह को ठिकाने लगा दिया, येदुरप्पा को ठिकाने लगा दिया, सबको ठिकाने लगा दिया एक लाइन से। गोपीनाथ मुंडे चले गए। अब उसके बाद जो नए जितने भी नए आए हैं सब पैराट्रूपर है, पिग्मीज है। क्योंकि मोदी जी कभी भी अपने से बड़े कद के, अपने बराबरी के कद के लोगों को साथ में नहीं रखते, वो हमेशा। अब 2 लोग बचे हैं, शिवराज जी ने तो आज अपना खुद ही वीआरएस ले लिया, उन्होंने धन्यवाद अदा करके वो आखिरी कैबिनेट बता दी। अब बची वसुंधरा जी। वसुंधरा जी रण छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वसुंधरा जी का एक बात बता दूं मैं, वो पार्टी में भी नहीं रहेगी, वो छोड़ेगी, वो बीजेपी में बरकरार रहेगी। वसुंधरा जी ने लगातार 3 मीटिंग में यही कहा पार्टी के सारे पर्यवेक्षकों को। उन्होंने कहा कि आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा आपने सर्वे किया, आपके पास जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट है, आप दे दीजिए। आप तो मेरा झालावाड़ में भी कोई जिताऊ होगा तो उसको भी लड़ाइए, मुझे खुशी होगी बीजेपी सत्ता में आ जाए। आप लड़वाई तो सही, अरे आइए तो सही में, चुनाव तो लड़ो, जीत के तो आओ, तो फिर देखेंगे। लेकिन यदि कोई ये सोचे कि विधानसभा चुनाव के बाद फिर वसुंधरा जी के हाथ पर लग के और उनके फिर चरण धो के हम ये कहे कि लोकसभा में हमको बचाओ, वो होगा नहीं। वो बहुत जिद्दी किस्म की महिला है इस मामले में। यदि विधानसभा में उसने पानीपत कर दिया बीजेपी का, तो लोकसभा में पानीपत होना बहुत निश्चित है। और दूसरी बात बता देता हूं, बार बार हम कहते हैं कि 2019 में जैसा हुआ था, 2019 जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो 2019 ये एक अपवाद है। आप इसको हमेशा नहीं कह सकते कि राज्य में क्लीन स्वीप करेगी कांग्रेस। और उसके बाद देखिए कर्नाटक में क्या होता है अभी, क्योंकि कांग्रेस समझ गई है कि जो वादे करो उसको तुरंत लागू करो तो जनता आपके साथ रहती है। और फिर कांग्रेस का नेता, तो ये बहुत लंबी कहानी है। लेकिन वर्तमान में तो मध्य प्रदेश में इनके पास लोग नहीं है। पहली बात, जो लोग जिताऊ थे, जो अच्छा थोड़ा बहुत माल था, उसके साथ इतनी बदतमीजी की कि लोग स्टॉक बैरल में कांग्रेस ज्वाइन कर गए। बड़े बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस ज्वाइन कर लिए बीजेपी के, क्योंकि उन्हें लगा यहां तो अपमानित ही होना है। एमपी की बात, जहां पिग्मीज का खेल चले वहां एक ऑर्डिनरी इंसान भी क्या कर सकता है, वो भी वहां पे राक्षस जैसा दिखता है। तो वो उन्होंने कांग्रेस का रास्ता नाप लिया। अब एक सवाल तो राकेश अचल जी, एक सवाल ले लेता हूं राकेश अचल जी से। पिछली बार जो गए थे, फिर अनिल जी आपके पास। राकेश अचल जी, हमने शुरुआत वहीं से की, बीच में आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ कि 2 लिस्ट आ गई जिसमें 78 में से 3 जीती हुई भी सीट है, 75 तो हारी हुई है। एमपी की बात कर रहे हैं तो, और बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि 3 केंद्रीय मंत्री और कुल मिलाकर 7 सांसद और 1 पार्टी महासचिव। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का बुधनी से उनकी उम्मीदवारी की लिस्ट में अब तक ना आना, इसके बाद ये कयास लगाना कि उनका टिकट कट सकता है, क्या ये यकीन करने वाली बात है कि जो आदमी 18 साल सीएम रहा हो, जो लगातार कैंपेन यही मान के कर रहा हो कि हम ही जिताएंगे, और अपनी योजनाएं उस तरह से लाडली बहन योजना, जिस तरह से फ्लैगशिप योजना को शिवराज सिंह चौहान पिछले
3-4 महीनों से तो लगता है 24 घंटे लाडली बहन पे ही सारा प्रचार तंत्र सक्रिय है। क्या ये लगता है कि ऐसा भी हो जी सकता हाँ। है या सिर्फ अफवाह और कयास है? शिवराज सिंह जैसे आदमी का टिकट काटना और इस तरह की बात करना। अजीत भाई, इसको टिकट काटना नहीं कहते हैं, इसको सीधी सी बात है। ये संकेत शिवराज सिंह चौहान को आज से नहीं, पिछले 8-10 महीने पहले ही दे दिए गए थे कि उनकी पारी अब समाप्त हो गई है, उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना चाहिए। लेकिन वो लगातार इस उम्मीद में रहे कि वो माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह की जोड़ी को मना लेंगे और जो उनका एटीएम, जिसको प्रधानमंत्री की भाषा में ही कहते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार को एटीएम की तरह इस्तेमाल करके अपनी स्थिति बचा लेंगे। लेकिन अब बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है और इसीलिए आप देखेंगे कि उनके तमाम सारे शो के बाद, अब वो नेता नहीं रहे हैं, वो शोमैन हो गए हैं। तमाम सारे शो के बावजूद स्थितियां उनके नियंत्रण में नहीं आ रही हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने उन लोगों को, जो लोग लंबे समय से शिवराज सिंह का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए प्रयास करते रहे, प्रयास करने के बाद हताश होकर चुपचाप बैठ गए, उन सबको वापस मध्य प्रदेश भेज दिया है। और इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं, इनका भी कोई शिवराज सिंह की तरह कोई बड़ा पराक्रम नहीं है, लेकिन इनके पास राजनीतिक अनुभव है, इनके पास जाति आधार है। खासतौर पर मैं नरेंद्र सिंह तोमर की बात करूं तो एक कामयाब मध्य प्रदेश के वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। अब जहां तक पटेल साहब का सवाल है, पटेल साहब का नाम तो बार बार चलता रहा कि अब वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अब प्रजा बन रहे हैं, उनके लिए नहीं, उनको भी एक पुल की तरह उमा भारती, चूंकि इस समय बहुत उग्र हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और उमा भारती की दशा भी ठीक शिवराज सिंह की तरह कर दी गई है कि अब वो ना, एक तरफ कुआ है, एक तरफ खाई है। एक बार वो पार्टी छोड़ चुकी हैं, अब कहीं जा नहीं सकती हैं, तो उनको यहीं चुपचाप अपना आसन जमा के बैठना पड़ेगा। लेकिन आपको ये लगता है कि शिवराज सिंह को किनारे लगाने के लिए 7 नाम, जिसमें से 3-4 मुख्यमंत्री के दावेदार कई सालों से इसलिए भेजे गए, या बीजेपी की फायर फाइटिंग है कि एक भी सीट को हम इस तरह से न लड़े कि हार जाए, चूंकि हारे हुए हैं, या बीजेपी जैसे साम दाम दंड भेद हर तरह के हथियार इस्तेमाल करती है, इसलिए लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, केंद्रीय मंत्री के जाने से एक उनकी सीट, आसपास की 2-4 सीट, मतलब पूरी ताकत लगाने के लिए भेजा गया। इसको हम इस तरह से बिटवीन द लाइंस देखेंगे कि बीजेपी में डर है, बेचैनी है, मोदी जी डर गए, ऐसा नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं, देखिए, जहां तक मेरा नजरिया है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अब इतना दलदल हो गया है भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार के बीच में, और इतनी दूरियां हो गई हैं कि अब समस्या ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस कैसे आएगी। क्योंकि 2018 का अनुभव है उनके, तब तो उनके पास 3 कार्यकालों की उपलब्धियां थी, अब तो 3 सालों के विवाद ही विवाद हैं, घोटाले ही घोटाले हैं और तनाव ही तनाव है। तो इन सबसे उभरने के लिए मुझे लगता है कि ये घेराबंदी, ये चक्रव्यूह रचा गया है कि हर मोर्चे पर जहां जहां कमजोर किला था उनका पिछले 2018 के चुनाव में, वहां नए सिपाही सलार लगाए जाएं और ऐसे लोग लगाए जाएं जो अपनी सीट तो जीते ही, साथ में आसपास की भी कम से कम 4-4 सीटें तो जिता ही दें। तो अगर इतना होता है तो भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार हो सकता है पुराने आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन परिदृश्य बहुत बदल गया है। मुझे लगता है कि 2018 और 2023 की अब कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो मतलब आप ये मानते हैं कि ये जो गेम चेंजर, या इस तरह से जो मान लें कि ब्रह्मास्त्र चला गया, इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना है? निश्चित तौर पर मुझे तो नहीं लगता कि बहुत फायदा होना है, क्योंकि देखिए, जनता मन बना चुकी है और जनता का मन इन चीजों से बदला नहीं। ही एक जाति के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, 30 साल का उनको तजुर्बा है, ऐसे पटेल साहब का है। हमारे कैलाश विजयवर्गीय को तो मालवा का किंग माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी में डॉन की तरह उनकी छवि है। लेकिन इनमें से कोई भी एक नेता ऐसा नहीं है जो पूरे प्रदेश में जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कोई बहुत चमकता सितारा हो पार्टी का, या जिसका पूरे प्रदेश में ऐसी पहचान हो, जैसी अभी अनिल भाई कह रहे थे वसुंधरा राजे जैसी कोई पहचान हो। तो ये सब अपने अपने मोर्चे संभाल लें तो भारतीय जनता पार्टी का कल्याण हो सकता है। लेकिन ये कल्याण बहुत आसान चीज नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3 हिस्सों में बटी हुई पार्टी है, शिवराज की पार्टी, महाराज की पार्टी, नाराज कार्यकर्ताओं की पार्टी।
तो इनमें तीनों में हम्म। समन्वय इस नई फौज से शायद हो जाए। और मुझे तो ये भी सूचनाएं हैं कि जो अगली तीसरी सूची आने वाली है उसमें भी कम से कम 7 सांसद और मैदान में लगाए जाएंगे जो अच्छा। इनर सर्किल में रहेंगे। जी हाँ, जी हाँ। हम्म। चलिए तो देखते हैं कुल क्या मिला के होता है, स्थितियां और ये अच्छी बड़ा हैं दिलचस्प जी। होगा। देखिए, इक्के दुक्के सांसद चुनाव लड़ते रहे हैं, और एसपी बघेल लड़े अभी उपचुनाव मैनपुरी में, बाबुल सुप्रियो का देखा, और स्वपन दास गुप्ता राज्यसभा सदस्य चुनाव लड़े थे बंगाल में। हालांकि बाबुल सुप्रियो की हालत ये हो गई, माया मिलीनाराम वहां से चुनाव हार गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी गए आज टीएमसी में। तो ये होता है, लेकिन इस तरह से 7 सांसद, जिसमें 3 मंत्री और कद्दावर मंत्री, वो भेजा जाना, और अब आप करें 2 4 6 अगर और गए तो बहुत बड़ी बात होगी। और जहां कुल जमा 28 सीटें, उनमें से अगर 14 चले गए सांसद का चुनाव लड़ने, और उसके बाद फिर क्या होगा लोकसभा में। बहरहाल, आप कुछ कहना चाह रहे थे अनिल शर्मा जी, राजस्थान के बारे में, राजस्थान के नहीं, संदर्भ में। मैं अजीत हाँ। जी एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताने वाला था आपको। आपके शो से कुछ मिनट पहले मेरे पास एक सांसद का फोन आया, मैं नाम नहीं लूंगा, बीजेपी का। उन्होंने कहा, भाई साहब आप कहते फिर रहे हो कि ये सांसदों को राजस्थान में टिकट मिलेंगे, किसी भी तरह से मेरा नाम कटवा दीजिएगा उसमें से, मैं सांसद ही ठीक हूं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। और बड़े क्लियरली मेरे को बोले कि मैं तो साहब सांसद ही ठीक हूं, यहां नहीं आना मेरे को। आप देखिए, मतलब जो लोग हैं, मैं मानता हूं एमपी में भी यही होगा। ये सांसद जो है एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं सर, इनको भेजा जा रहा है। और जो अभी राकेश जी ने कहा, राजस्थान में तो इनफाइटिंग चरम पर है। आप देखिए, मैं हर समय बोलता हूं 10 आदमी अपने आप को सीएम मान रहे हैं यहाँ पर। और आप ये छोड़िए, मतलब उन्होंने जन सुनवाई केंद्र बना लिए घर पे, उसके अलावा नए कपड़े भी सिलवाए जा रहे हैं कि हम ही अगले सीएम। तो आप क्या सोचते हैं वो 10 मिलके लड़ लेंगे? जब वो चुनाव में उसका कैंडिडेट किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हुआ और दूसरे को पता लगा, तो उसको गला काटने के लिए पहुंच जाएगा वो, इस आदमी को हरवाओ, नहीं तो मैं कैसे बनूंगा। तो अल्टीमेटली अजीत जी, मुझे लगता है जो इनफाइटिंग कांग्रेस में थी, पहले 2 धड़े होते थे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, वो तो एक उस पे लेवल पे आ गए। क्यों? अगर आप देखें अभी तक वो एक लेवल पर आ गए क्या? एक मिनट, वो ऊपरी तौर पर दोनों के झगड़े न दिख रहे हो, लेकिन क्या अंदरूनी कलह, सचिन पायलट पूरी ताकत से ये चुनाव में उतरेंगे कि फिर से अगर अशोक गहलोत जीत गए तो जैसे हाशिए पर 5 साल रहे, 5 साल और रहेंगे? आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, मैं इसका जवाब ही दे रहा था आपको उस टाइम। मेरा मानना है, दिखाने के लिए तो सर नहीं बोल रहे ना आपस में, अपनी दुश्मनी नहीं दिखा रहे, अभी तो यूनाइटेड चुनाव लड़ रहे हैं। आगे क्या होगा ये बहुत बड़ी चीजें देखने की। पर मेरा कहना यह था जी यहां तो कांग्रेस में 2 ही धड़े थे, और एक धड़े के पास सिर्फ 19 एमएलए थे। वहां तो 10 बैठे हैं, 70 एमएलए 71 एमएलए आपके राजस्थान में। और फिर एक पॉइंट आउट और करना चाहूंगा अजीत जी, कि राजस्थान में 2018 से लेकर 2023 के बीच में 8 उपचुनाव हुए, उसमें से 6 कांग्रेस जीती, कोई बड़ी बात नहीं, मैं पॉइंट पे आऊंगा। एक पे आरएलपी जीती और एक पे बीजेपी जीती। पर इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, इन द हिस्ट्री ऑफ बीजेपी की कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई। 2 पार्टी सिस्टम, बाइपोलर सिस्टम, पार्टीज का 2 पार्टी लड़ती हैं, उसमें से एक आदमी की जमानत जब्त हो जाती है। आप सोचिए कि आप अभी कहां हो। और उसका कारण क्या दिया गया कि 8 में वसुंधरा राजे कैनवेसिंग करने नहीं गई। ये लोकल जो हमारे मेरे जैसे पत्रकार हैं, उनमें यही बात होती है। उसका मेन कारण यह था कि वसुंधरा जी ने उन 8 जगहों से किनारा कर दिया, और उनके किनारा करने से किसी को वोट नहीं पड़े। तो इसलिए मैं प्रूव करना चाहता हूं इसी स्टेटमेंट से कि वसुंधरा जी अच्छा, एक राजस्थान बात मैं एक काउंटर करता हूं आपका, चूंकि आप उसके बाद अशोक जी के पास आऊं। आप जब वसुंधरा राजे बार बार उनकी ताकत, अहमियत, हैसियत बताते हैं, तो एक काउंटर तो ये भी हो सकता है कि वसुंधरा राजे सिर्फ अगर फ्रंट पे हो, चेहरा हो जाए, तो ये जो 5 लोग हैं जो मान रहे हैं दावेदार खुद को, चाहे गजेंद्र शेखावत हो, चाहे ओम बिरला का नाम आता है, चाहे अश्विनी वैष्णव हो, चाहे राजन सिंह राठौर हो, चाहे दिया कुमारी सिंह हो, तो ये भी तो सब वसुंधरा के लिए रास्ता आसान नहीं बनाएंगे अगर इनफाइटिंग है तो। आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है अजीत जी। इसका जवाब अशोक जी ने उंगली खड़ी कर दी, पर मैं देता हूं आपको। हाँ, इनमें से आ रहा हूं अशोक जी के पास। हाँ, इनमें से किसी की इतना बड़ा स्टेचर नहीं है अजीत जी, जो ये एक खेमा बना के वसुंधरा जी से लड़ पाए। आपको ये समझना पड़ेगा, आज भी अगर 71 एमएलए राजस्थान में बीजेपी के हैं, 70 71 जितने भी टोटल हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, समझ में नहीं आता कई बार, पर उसमें से मेजॉरिटी 60% एमएलए सपोर्ट वसुंधरा राजे। और जो अशोक कुछ कहना चाहते हैं, अशोक कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
देखिए, तकलीफ तब होती है कि जब आदमी का वजूद हो। इनकी खुद की सीटें यदि वसुंधरा ने चाहे तो निकलने का मुश्किल है। यदि वसुंधरा ने जो नाम आपने लिए, राजन राठौर जो है वो लगातार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज करने के लिए प्रयासरत रह रहा है अभी, क्योंकि यदि वसुंधरा ने सर पे हाथ नहीं रखा तो स्पीकर बिरला जी भी अपनी सीट निकाल नहीं पाएंगे। वो भी वसुंधरा के जो सिपा सालार है उनको लगातार फोन पे और बात कर रहे हैं कि भाई देख लीजिए, मेरा तो कोई है नहीं ऐसा, लेकिन साथ चाहिए। क्योंकि जितनी प्राइम मिनिस्टर की रैली हुई उससे तिगनी गुना रैली वसुंधरा की हुई बिरला जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में। कोटा में कहने का मतलब है कि सामने कौन, आपने ऊपर से हाथ रखा, जिन पे हाथ रखा, आप वैष्णव का नाम ले रहे हैं, आप वो आईएएस ऑफिसर है, वो पाली का रहने वाला है राजस्थान का, उसका राजस्थान में गांव में उड़ीसा काडर में उड़ीसा रहे में 20 साल। वो कहां से उसका ये हो जाएगा। पाली में इतने दावेदार है, उनको निपट लेंगे। ये जो ऊपर से पैराट्रूपर है, जो दिल्ली के आशीर्वाद से जो राजा बने हैं, वो कभी ताकतवर नहीं बनते। जो नीचे से ताकत लेके आए वही ताकतवर होंगे ना, और वो बीजेपी में अब खत्म हो गए। येदुरप्पा था, आप जो कह रहे थे, आपने एक सवाल पूछा था, देखिए वो स्किप हो गया बीच में। आपने कहा कि जो बातें हमको समझ में नहीं आती, मोदी जी को समझ में नहीं आती क्या? भाई मोदी जी को येदुरप्पा बहुत बाद में समझ में आ गए, चुनाव चालू होने के बाद। फिर वो मोबाइल से उनकी आरती उतार रहे थे बर्थडे की, लोगों ने इनकी आरती उतार दी। आज के क्षण में यह स्थिति है। मतलब अनिल जी ज्यादा इस पे बता पाएंगे। यदि आज वसुंधरा का चेहरा भी घोषित किया तो भी बीजेपी अब वो किया हुआ डैमेज नहीं सुधार पाएगी। इतना डैमेज हो चुका है। वसुंधरा के लोग अब इंडिपेंडेंट लड़ने के मूड में हैं, वो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि ये सिर्फ वसुंधरा का चेहरा बनाने से नहीं होगा, वसुंधरा के लोगों को टिकट भी देना होगा। और ये प्रयास करेंगे वसुंधरा के लोगों को टिकट नहीं दे, और दे तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बदले, वो हारे, ये व्यवस्था करे। ये जो बैक स्टैबिंग चलता है, ये आपके पार्टी को कमजोर करता है। ये आप उस जिस टाली पे बैठे हो उसी को तोड़ रहे हो। कुल्हाड़ी अपना काम कर रही है, आपके हाथ चल रहे हैं। जब जो फंडी गिरेगी, टूटेगी, तो नीचे आप भी गिरोगे। वही कर्नाटक में हुआ। येदुरप्पा पे बैठ के आपने येदुरप्पा को ही तोड़ा। जो लिंगायत इतने सालों से स्ट्रांग बेल्ट था बीजेपी का, वहां सुपड़ा साफ हुआ। जो मुंबई कर्नाटका का था, सुपड़ा साफ हुआ। वैसे ही अब आप बताइए, एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक मारवाड़ क्षेत्र है राजस्थान में, सबसे ज्यादा सीटें आती है, 36-40 सीटें है वहां पे। वहां के एक नेता का आपने निष्कासन कर दिया। वो 72 साल का है, लेकिन वो इतना वजूद रखता है कि पिछली बार उसने सिंगल हैंडेडली अपने बलबूते पे सीटें ले आया था वहां से। अशोक जी, एक उसका निष्कासन हुआ। वो मेवाड़ से आते हैं, मारवाड़ नहीं, मेवाड़। सॉरी, मेवाड़, सॉरी, गलती हो गई, मेवाड़ से। अब क्या होगा, वो खुद चुनाव हार जाएगा, लेकिन इतनी व्यवस्था करेगा कि इनकी जो पिछली सीटें थी इसमें गड्ढा होगा। पिछली बार बहुत सीटें थी वहां पे। आपने हर स्टेट में ऐसा किया। आपने मध्य प्रदेश में सीधी और वो एरिया में वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, वो आपने 15 दिन पहले एक्सपांशन करके अब एक ब्राह्मण को वहां पे, एक ताकतवर ब्राह्मण नेता जो बहुत सीनियर थे, उनको अब मंत्री बनाया कैबिनेट 15 दिन के लिए। बताइए, शायद उन्होंने 2 कैबिनेट अटेंड करी अपने पूरे जीवन में मंत्री बनने के बाद, और ये आज आखिरी कैबिनेट थी। तो इससे, इस रेक्टिफिकेशन से डैमेज कंट्रोल नहीं होते। इससे आग बुझ सकती है, लेकिन जो जला हुआ पोर्शन है वो रेक्टिफाई नहीं होता फिर से। मैंने कभी नहीं सुना कि अग्निशामक दल ने पानी जलने से वो जला हुआ बंगला फिर से बन जाता है। जो जल गया से जल गया, आग ही नहीं लगने देनी चाहिए। तो ये जो 7 सांसद ये कोयला ही गए नसीब, हैं, 3 मंत्री, ये 3 मंत्री समेत जो 7 सांसद गए हैं, तो वहां जो कुछ जला हुआ वो है वोट बैंक, क्या वो रिकवर कोयला हाथ में कोयला आएगा, हाथ में कोयला आएगा। लिख लीजिए मेरे से, आप भी यही है, हम भी यही है, नतीजों के दिन बैठ जाएंगे। मैंने कहा ना, इसमें तोमर जी की भी सीट तकलीफ में है। कद्दावर नेता है, उनकी जो सीट है वो, अरे तोमर जी ने पूरा जोर लगाने के बाद अपना मेयर प्रहलाद पटेल है, मेयर जितवा के नहीं ला पाए सर। हाँ, अपने मेयर जितवा के नहीं ला पाए तोमर जी। कांग्रेस का मेयर है उनका, डबल इंजन की सरकार होते हुए मेयर नहीं आया।
क्या लगता है राकेश अचल जी, ये जो 7 लोग गए, बार बार चूंकि जिक्र उसी के इर्द गिर्द बहुत अहम है, क्योंकि इसको देखिए चैनल तो कहेगा मास्टर स्ट्रोक है, मोदी जी ने एक चाल चली, मोदी जी ने बिसात बिछा दी, एकदम कोई भी वार खाली न जाए, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अगर डर न होता तो इतना बड़ा फैसला ना होता, क्योंकि सबके चेहरे उतरे हुए दिख रहे हैं। मैंने दोपहर में भी अशोक जी से बात की, कैलाश विजयवर्गीय का पहला रिएक्शन यही था कि मुझे तो पार्टी से कहा गया कोई बड़ा काम आपको दिया जाएगा और आप तैयार रहिए। मैंने कहा मैं तैयार हूं, तभी आश्चर्यचकित हो गया जब मुझे पता चला कि आपको चुनाव लड़ना है, और दुखी होकर एक बयान भी आया कि अब तो मुझे लगता है आकाश को नहीं टिकट मिलेगा, क्योंकि वो बेटे को अपनी विरासत सौंप के 10 साल से किंग मेकर थे, बंगाल में चुनाव लड़ा रहे थे, बाकी जगह सेम नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव प्रबंधन समिति के मुखिया थे। अब इन सारे मुखिया को और महासचिव को सबको भेज दिया गया कि जाओ चुनाव लड़ो। तो मैं आपसे एक सवाल, ये तब तक नहीं होता अगर बीजेपी में बेचैनी नहीं होती, तो क्या ये कुछ रिकवर कर पाएंगे अचल जी? जी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो आतिशी भंडार है उस पर अब दरअसल पानी पड़ गया है, और जो बारूद है वो गीली हो चुकी है, जैसा अभी अशोक भाई ने कहा। तो ये जो प्रबंधन हुआ है, इस प्रबंधन से आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़े धमाके होने वाले नहीं है। मेरी सूचनाएं तो ये थी कि नरेंद्र सिंह बेचारे मुरैना में, जो जहां से सांसद हैं, वो अगला चुनाव भागकर भोपाल से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब मुरैना में उन्हें अपनी जमीन नहीं खिसकती दिखाई दे रही है। और ऐसे आदमी को आपने विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कह दिया, चुनाव प्रबंधन समिति का उसको अध्यक्ष बना दिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों को अभी तक उनकी जिम्मेदारी तय नहीं की गई। हालांकि उनके जो चेले चाटे हैं उनको टिकट मिल रहे हैं, और ऐसे लोगों को टिकट मिल रहे हैं जो पता नहीं किस सर्वे में जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अलग बात है। तो इसलिए इन 7 प्रक्षेपकों के आने से जो भी मिसाइल से भेजी गई हैं दिल्ली से, मध्य प्रदेश में कांग्रेस से मुकाबला करना आसान होने वाला नहीं है। लेकिन रोचक जरूर हो गया है मुकाबला, क्योंकि अब इन सांसदों को अपनी अस्मिता भी बचानी है और अपनी पार्टी में आने वाला जो भविष्य है इनके बच्चों का, उसको भी सुरक्षित करना है। अब देखिए आगे होता क्या है। अच्छा, एक एक सवाल मैं तीनों लोगों से लेता हूं, उसके बाद खत्म करेंगे कि ये अब पूरी तरह से दिख गया एमपी में, खास तौर से राजस्थान में भी शायद उसका मतलब वही है कि ये चुनाव चूंकि लोकसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले हो रहा है विधानसभा, तो एक तरह से सीधे डायरेक्ट वन एंड ओनली फेस मोदी की तरह चुनाव बीजेपी लड़ना चाहती है, और मोदी जी उसी तरह से चाहते हैं। यह अलग बात है कि कुछ महीने से शिवराज सिंह चौहान अपने फेस को बहुत चमका रहे थे और बड़े बड़े इवेंट कर रहे थे, लाडली बहन योजना और दुनिया भर, लेकिन कल उनकी मौजूदगी में उनकी योजना और उनका जिक्र न करना मोदी जी का, ये बहुत कुछ कहा गया। अब बात आती है कि ये अगर मोदी जी उसी तरह से कैंपेन करते हैं, लगातार दौरे, यात्राएं, योजनाएं, सब कुछ, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा या नहीं? अशोक वानखेड़े। नहीं, मुझे तो लगता है कि भाई ठीक से फिर से बताइए। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ही अब लगता है 2 महीने डायरेक्ट बागडोर संभालेंगे चुनाव कैंपेन का चेहरे के तौर पर। भाई राजस्थान में ऑलरेडी वसुंधरा किनारे हैं, बाकी सब में जो मोहरे हैं उनमें आपस में धींगा बजती है, संभाल चुके, और उसके बाद 4 महीने का चुनाव, तो लोकसभा चुनाव संभाल चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ही कमान संभाल चुके हैं। पिछले 6 महीने में 7 दौरे हो गए साहब, लगातार 4-4 दिन 5-5 दिन के डिफरेंस से जा रहे हैं। हर वंदे भारत को हरा झंडा पहुंचने भोपाल जाने हैं। सवाल वंदे भारत का नहीं है, सवाल भोपाल जाने का चांस का है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान यदि मैंने मेरा काउ बेल्ट खो गया तो मेरे बाकी जगह मेरा बहुत बड़ा गड्ढा होगा। ये जो परसेप्शन बनेगा कि हिंदी हार्टलैंड से ही आप गायब है। और ये जो पिछली बार आपको 29 में से 28 सीटें मिली थी, एक कमलनाथ की नकुलनाथ की एक सीट आपकी छिंदवाड़ा की गई थी, नकुलनाथ की। अब आप समझाइए इस 28 में से आपकी सपोज बहुत ज्यादा दिल खोल के बहुत 19 जैसा भी हो गया, 18 सीटें भी आ गई, तो 10 सीटों का गैप है आपका। ये गैप भरेगा कहां से? या एक सीट भी जाती है तो गैप भरता हुआ कहीं से नजर नहीं आता, क्योंकि कोई आउटलेट और कोई नहीं है आपके पास। सारे स्रोत आपने पूरे यूज कर लिए पिछले 2019 में। अब इसके बाद कहीं बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो घटता है उसका डब्बा कहां से लाएंगे? ये ऐसा भी घटता गया तो ये 70, 80, 90 का यदि गैप पड़ गया तो आप 220 पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको झोला उठा के जाना ही है।
आपने येदियुरप्पा को रिटायर किया, रमन सिंह को रिटायर किया, आपने सोनोवाल को रिटायर किया, आपने दास बाबू को रिटायर किया, आपने वसुंधरा को रिटायर किया, आपने शिवराज को रिटायर किया, फिर मिलकर लोग मिलकर आपको रिटायर कर देंगे। वो नहीं करना चलिए, तो चाहते। लगता है कि इसलिए जी जान लगा के है कि 28 में से कम 28 सीटें वापस लाओ, कम से कम 25 लाओ। लेकिन ये अभी जैसा कि राकेश जी ने कहा, अंचल जी ने, ये बहुत दूर की कौड़ी दिखती है। चुनाव दिन ब दिन तीनों राज्यों में दिन डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। यही एक या फिर ये जो यहाँ जो चिचोरे होते हैं, जो आसपास जो लोग घटे रहते हैं कि अरे साहब आप चिंता मत, स्ट्रोक होगा आपका, और ये लगातार गोदी मीडिया को देख के यदि डिसीजन लेते होंगे तो इनका हाल है कि अगली बार 200 पार। और वहां पे अमित शाह जी ने कभी 200 पार की बात नहीं की, वो बोलते अगली बार 150 पार। वो खुद 150 पे आ गए हैं 200 से, और सही मायने में अगली बार 50 पार। ये बहुत जरूरी हो गया बीजेपी के लिए वजूद बचाने के लिए, क्योंकि बीजेपी यदि कर्नाटक रिपीट कर गया, 63 की जगह 63, 64, 70 तक आ गई, इससे ज्यादा भद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रांड की नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं। चलिए, यही सवाल एक एक लेते हैं, उसके बाद फ्री करेंगे। अनिल शर्मा जी, इसका असर लोकसभा तक कैसे देखते हैं? अगर जिस तरह से धींगा मुश्ती है और जो खतरे आप बता रहे हैं, और राजस्थान में 25 में से 25 सीटें एनडीए जीती, एक एनडीए के घटक दल नहीं जीती, वहां की 24 अकेले जीती, तो इसका असर कैसे देखते हैं अगर यही ऐसे प्रिवेल कर गया तो? पहले तो अजीत जी मैं विधानसभा करता हूं 1 सेकंड के लिए। आप बताइए, अभी लेटेस्ट अपने पास एग्जांपल है जहां पर मोदी जी चेहरा थे, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका। वहां क्या हुआ? कितने रोड शो करे, कितनी बार गए, कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा कर्नाटक में बहुत बुरी हार हुई, हिमाचल में भी हार हुई। राजस्थान में वैसी कोशिश कर लें। मोदी जी के नाम पे मैं मानता हूं लेटली स्टेट असेंबली इलेक्शन में वोट नहीं मिलते हैं, मिलते थे पार्लियामेंट में। अब आपने पार्लियामेंट की बात पूछी अजीत जी मेरे से, मेरा मानना है 25 की 25 सीट बीजेपी और आरएलपी को मिला के थी। मेरा मानना है, पक्का मानना है कि अभी भी अगर मैं बात करूं, मतलब आज की तारीख में बीजेपी लूज कर रही है 8 से 10 सीट। आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि अशोक गहलोत सच्ची में जादूगर हैं, जो स्कीम्स लाए 19,000 करोड़ का जो आपने वो लगाया, महंगाई राहत कैंप, सोशल सिक्योरिटी स्कीम दी, वो किसने दी? से राइट टू हेल्थ है, राइट टू मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम है, या गिग वर्कर्स के लिए बिल लाए। किसी ने ऐसी चीजें ना देखी थी ना सुनी थी। और ये अशोक गहलोत के लिए भी बहुत बड़ा टेस्ट है, आपको बताऊं, ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाने के बाद वो क्या बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि राजस्थान में बीजेपी ने सनातन पे आना शुरू कर दिया है, भाषणों में सनातन आने लगा है, तो अब धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं हम धीमे धीमे, और जब आएगा तब तक काफी बढ़ चुके होंगे। तो ये अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़ी सीख होगी इस इलेक्शन के बाद। और एक चीज और बोलना चाहूंगा अजीत जी अंतिम, ये 3 चुनाव अगर ये 3-0 स्कोर हो गया या इवन 2-1 स्कोर हो गया, मोदी जी की लीडरशिप विल बी इन क्वेश्चन इन बीजेपी इटसेल्फ। जो और लोग नेता दिल्ली बैठे हैं वो ही मोदी जी की लीडरशिप को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। अगर ये 2-1 भी हो गया तो 3-0 की बात कर रहे हैं आज की तारीख में। चलिए, अब आखिरी सवाल राकेश अचल जी, इसको लोकसभा तक कैसे जाता हुआ देखते हैं? अगर मध्य प्रदेश में इतनी ताकत झोंकी गई और इसी तरह से पता नहीं क्या नतीजे आते हैं, लेकिन इसका असर लोकसभा तक भी कुछ इस दिशा में होगा, या 2018 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली लेकिन लोकसभा में स्ट्राइक रेट 99%? अजीत भाई देखिए, अब स्ट्राइक रेट भी बदलेगा, और जो अश्वमेध का घोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा था, जो जगह जगह लड़खड़ाकर गिरा, कर्नाटक की बात हुई, हिमाचल की बात हुई, वो मध्य प्रदेश में भी हाँफता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो लोकसभा चुनाव तक आते आते इतना रंग बदल देंगे कि मोदी जी की जो ब्रांडिंग अभी तक चली है वो खतरे में पड़ जाएगी। और अगर मध्य प्रदेश ने साथ नहीं दिया तो ये मध्य प्रदेश देश का दिल कहलाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरे हिस्सों में मोदी जी को वो अपेक्षित समर्थन मिलेगा जिसका उन्होंने सपना पाल रखा है। अजीत जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, अशोक वानखेड़े साहब, अनिल शर्मा जी, राकेश अचल जी। और ये बातचीत, अब चुनाव का मौसम है, 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, ये लगातार बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।